नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का औचक निरीक्षण किया। इस भवन में दरार और सीलन की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्माण कार्य की जल्द जांच कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परेड ग्राउंड में बन रहे बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का निर्माण पेयजल निर्माण द्वारा जिस तरीके से काम चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। देहरादून कैंट विधायक हरवंश कपूर और जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा बिंदाल नदी के किनारे स्थित मलिन बस्ती का औचक निरीक्षण किया गया और इस दौरान उन्होंने नदी किनारे स्थित बसी आबादियों की मानसून सीजन के मद्देनजर जल भराव और भूस्खलन से बचाव के लिए नगर निगम, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि जिस तरीके का काम चल रहा है उसमें और ज़्यादा तेज़ी लाई जाए। नदी नालों की लगातार सफाई करवाने और कूड़ा हटाने के निर्देश दिए, जैसे कि नदी नालों में कूड़ा फंसने से जल भराव की स्थिति ना बने। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। बारिश के बीच भी पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में आंदोलन करने में लगातार जुटे हुए हैं। 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। पुरोहितों का कहना है कि जब तक बोर्ड को पूरी तरीके से भंग नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन पिछले 1.5 महीने से लगातार जारी है। पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड का गठन होने से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जब से बोर्ड का गठन हुआ है तब से इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने बोर्ड को भंग करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। जय बाबा केदार। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धाम में जो धरना है वो अभी तक जारी है और जारी तब तक रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से सरकार इसको रद्द नहीं करती है। और एक तरफ से सरकार कह रही है कि आपको बिना संज्ञान मिले कोई भी काम। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के बयान के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके कैंप कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा कि विधायक के बयान के कारण नगर की जनता का अपमान हुआ है। ये शिक्षा नगरी है और यहाँ के लोगों को अनपढ़ कहना किसी अपराध से कम नहीं है। जनता को अनपढ़ कहने वाले विधायक का बयान निंदनीय है। साथ ही ये भी कहा कि विधायक अगर वीडियो में एडिटिंग बता रहे हैं तो वो असली वीडियो जनता के सामने लाएं। आज का जो प्रदर्शन है वो इस चीज़ के लेकर है कि रुड़की की शिक्षा नगरी की जनता का अपमान हमारे विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा किया गया है। रुड़की की जनता को अनपढ़ बताया गया है। रुड़की शिक्षा नगरी इंजीनियरों का शहर कहलाता है और ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड के अंदर मशहूर है। और उस शहर की जनता को बताओ, हमारे विधायक जी बता रहे हैं कि ये अनपढ़ हैं जी। ये बात है। ऐसा है, एडिटिंग अगर है तो उसका जो ओरिजिनल वीडियो है उसको अपलोड कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस जो उन्होंने अपराध किया है, इस अपराध की सजा जनता उनको आने वाले चुनाव में 2022 में पुरजोर तरीके से देगी और इसका हम लोग विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हम सड़कों पर इसका विरोध करेंगे और इनके खिलाफ शेम के नारे भी लगाएंगे और इनको दबाव देंगे इस चीज़ के लिए कि आगे से इस तरह का कोई हरकत ना करें। तो ये प्रदर्शन था। ये प्रदर्शन हमारा रुड़की विधायक ने जो रुड़की वालों के बारे में अपशब्द बोला है, रुड़की वालों को अनपढ़ कहा है, वो रुड़की का, शिक्षा नगरी का और सब रुड़की के सम्मानित नागरिकों का बहुत बड़ा अपमान है। ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और रुड़की की जनता से भी आग्रह करेगी कि वो भी ऐसे नकारा विधायक का, नकारा जनप्रतिनिधि का विरोध करें। विधायक जी अपनी बात घुमा फिरा रहे हैं। आप एक काम करो ना, जो असली वीडियो है वो जारी कर दो। अगर उनको अपनी सफाई देनी है, देखो जिस पर आरोप लगता है सफाई उसी को देनी होती है, वो पूरा वीडियो उसका अपलोड कर दो कि भाई मैंने ये सब। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। का 2 कदम आगे बढ़ के डॉक्टर्स का साथ दिया। जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी उस वक्त ये था कि 15 दिन डॉक्टर काम करेंगे, उसके बाद उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं।
वो 5 स्टार होटल में हम लोगों ने उनका इंतजाम किया था डॉक्टर्स के रहने का, और शायद दिल्ली सरकार अकेली सरकार थी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जिसने डॉक्टर्स के रहने का 5 स्टार होटल में इंतजाम किया था। उसके बाद कई जगह से ऐसी खबरें आई, कुछ जगहों से देश भर से, कि पता चला कि कुछ मेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना के इलाज में, कोरोना का इलाज करने से सरकार के अलग अलग आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारों ने वो आदेश जो है वो बिना मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ सलाह किए बिना इस तरह के आदेश पारित किए थे। दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम अगर कोई भी आदेश पारित करेंगे, ऐसा कोई भी आदेश नहीं होगा जो कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ से सलाह किए बिना, उनकी मर्जी के बिना नहीं पारित किया जाएगा। जितने आदेश जारी किए गए वो हॉस्पिटल्स के साथ, सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ सलाह करके हर आदेश पारित किया गया। और ये एक अच्छी चीज है कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं था दिल्ली सरकार का जिसका किसी ने भी विरोध किया। हमें इस पूरी महामारी के दौरान सभी प्राइवेट अस्पतालों से, डॉक्टर्स से, सरकारी अस्पतालों से, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी से पूरा सहयोग मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने उसका विरोध किया। जब हमने इस बात की घोषणा की कि अगर किसी भी डॉक्टर या फ्रंटलाइन वर्कर की कोरोना पे काम करते हुए, कोरोना में ड्यूटी करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी उसकी वजह से शहादत हो जाती है, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये एक ऐसा ऐलान था जो कि केवल दिल्ली सरकार ने, और अकेले दिल्ली सरकार ने, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर शायद अकेली दिल्ली सरकार है जिसने ऐसा आदेश पारित किया। इससे हमारे सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिक स्टाफ का और फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ा। उन्हें ये लगा कि कोई ऐसी सरकार है जो हमारे साथ खड़ी है। कल को अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सरकार हमारे परिवार का ख्याल रखेगी। उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया। दिल्ली के डॉक्टर्स ने खासकर बहुत लगन के साथ काम किया और एक एक फ्रंटलाइन वर्कर जिनके भी केसेस आए, हमने एक नहीं कई केसेस में 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। और मैंने खुद जाके उनके घर पे जाके, हर एक के घर पे जाके मैं उनके परिवार के लोगों को वो धनराशि देके आया। अब दिल्ली सरकार ने एक और निर्णय लिया है। हर वर्ष हमारा देश चुनिंदा लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और उसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग राज्य सरकारों से नॉमिनेशंस इनवाइट करती है कि आप अपने नॉमिनेशंस भेजिए। तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करेंगे। हमें ये 15 सितंबर तक नाम भेजने हैं केंद्र सरकार को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप लोग उत्तराखंड में एक बार फिर स्वागत है आपका। उधम सिंह नगर के किच्छा में सड़क के बीच कीचड़ और दलदल होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। क्षतिग्रस्त सड़क और जल भराव के कारण कीचड़ की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश बनेरू के नेतृत्व में तमाम लोगों ने रोष व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े बड़े झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है और चुनाव जीतने के बाद स्थानीय लोगों की लगातार अनदेखी की जाती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे बड़े भाई शहीदुर रहमान भाई हैं, उनके पास भी मैं 8-10 बार गया, उन्होंने भी कोई इस पे रोड पे ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ
वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि से, चाहे वो मेरे चेयरमैन साहब क्यों ना हो, चेयरमैन साहब हो, चाहे हमारे वार्ड के सभासद सईदुर रहमान भाई क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूँ आज जो चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो सुरौली की देन है, सुरौली की वजह है। यहाँ के रोड इतने खराब हैं कि यहाँ कोई भी अगर कोई बड़ा नेता आता है तो यहाँ निकल नहीं सकता बिल्कुल भी। यहाँ इतने खड्डे हैं, इतना पानी बरसातों में तो कभी ऐसा स्विमिंग पूल बन जाते हैं। इधर इधर कोई स्विमिंग पूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ वैसे बन जाते हैं अपने यहाँ। और क्या कहते हैं, राजेश शुक्ला हमारे और वहीं थराली के देवसारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण करा रही सतलुज जल विद्युत निगम पर परियोजनाओं में प्रभावित हो रहे क्षेत्रों के बेरोजगार हो चुके युवकों ने रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। दरअसल पिछले 10 से 12 सालों से कई पदों पर कार्यरत प्रभावित क्षेत्र के युवकों को सतलुज कंपनी से बीते कुछ महीनों में बिना कोई कारण बताते हुए नौकरी से हटा दिया गया। ऐसे में कारण जानने के लिए नौकरी से हटाए गए प्रभावित क्षेत्रों के इन युवकों ने सतलुज कंपनी के कार्यालय में पहुंचकर प्रबंधक से बातचीत करके दोबारा नौकरी पर बहाल करने की मांग की है। और प्रभावित क्षेत्र के युवकों का आरोप है कि वो पिछले 12 सालों से सतलुज कंपनी के दफ्तर में कार्यरत है, काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कंपनी ने बिना कुछ बताए, कोई कारण नहीं बताया है, उनको 18 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है, जबकि 10 लोगों को बाद में दोबारा बहाल कर दिया गया। जब ये घर भी कर रहे हैं और नौकरी से भी निकाल दिया है, जो मेरे पास रोजगार भी था वो भी इन्होंने छीन लिया। अब मेरे पास रोजगार का कोई चारा नहीं है, जो भी मेरे पास पैसा था वो सारा खर्च हो गया। अब इनने घर से भी अगर तो कर रहे हैं, इन्हें नौकरी से भी हमें निकाल दिया गया। अब इनके साथ यहाँ यही होगा, या तो आत्महत्या करूँगा मैं अपनी, या ये सतलुज कंपनी के जितने बंदे ये जिम्मेदार रहेंगे मेरे आत्महत्या के पीछे, और सतलुज कंपनी जिम्मेदार रहेगी। क्या बोलते हैं मुझे क्या बोलते हैं, 31 मार्च को इनने एक दिन पहले इनने हमें कहा कि तुम बाहर हो जाओ। उसके बाद आए हम बीच में, तो इन्होंने कहा कि नौकरी लग जाएगी। उसके बाद दिन प्रतिदिन आते रह रहे हैं और बोलते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये चूतिया बना रहे हैं हमें। नहीं कि हम ये कुछ नहीं जानते हैं, हम जितना जानते हैं तो हम ही जानते हैं। जो भी 10 साल हो गए यहाँ नौकरी करते हुए, पीओ के पद पर था, इनने आज मुझे घर से बेघर तो कर दिया है और अपने उससे भी बेघर कर दिया है मुझे। अब मैं कहाँ जाऊँ? इसके अलावा मेरे पास और मेरे पास दुनिया भर 4 महीने में दुनिया भर का कर्जा हो गया, लोगों का राशन का कर्जा, खाने का कर्जा, और अपने जो भी रहन सहन है उसका कर्जा हो गया मुझ पर। इसका जिम्मेदार सतलुज कंपनी है। परियोजना यहाँ पे 2006 में आई थी, 2008 से मैंने काम शुरू किया है। मेरे पास 13 साल इस परियोजना में हो चुके हैं। और बात यह है कि हम इतने सालों से यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में काम करने के बावजूद हमें जो है 29 मार्च 2021 को हमारे हाथ पर लेटर बतौर दिया जाता है कि बोला कल काम पे नहीं आइएगा, जबकि भारत सरकार का लॉ नियम ये बोलता है कि 1 महीने पहले का उसको लेटर दिया जाता है कि आपको अपना काम हम छोड़ने जा रहे हैं और आप जो इस काम को कल आप 1 महीने बाद आप इसको छोड़ोगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे कार्यरत हूँ मैं। अपने आप को अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर चुनाव ड्यूटी से लेकर के जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ी है, जिस कर्मचारी को लेकर के मेरी ज़रूरत पड़ी उस कर्मचारी को मेरा इस्तेमाल हुआ है, मेरे को उस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जब आपको हटाया कारण कुछ भी नहीं बताया गया। बोला गया है कि इतने तारीख को आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया है, आप जो है कल से नौकरी पे नहीं आएंगे। जब 18 लोगों को ये लेटर दिया गया, 18 लोगों में से 10 लोगों को बेस पे बाहर अंदर रखा गया, 8 लोगों को क्यों छोड़ा गया? पहले 18 लोग थे, 18 लोगों को बोला गया। सबके उसमें व्हाट्सअप से लेटर डाला गया, व्हाट्सअप के माध्यम से ग्रुप में लेटर डाला गया। फिर कितने लोगों को वापस लिया गया? फिर 10 लोगों को वापस लिया गया, 8 लोगों को बाहर किया गया। क्यों किया गया? किस बेस पे किया गया वो लेटर बताइए ना आप। मेरे को बोला आप तुम बाहर चले जाओ नौकरी करने के, दिल्ली चले जाओ। मैं दिल्ली क्यों जाऊँ? जहाँ मैंने 13 सालों से नौकरी की है वहाँ से मैं बाहर कैसे जाऊँ? ये बताइए ना आप। आज पता ये कि मेरे से बोला कि आप बोलो बाहर चले जाइए नौकरी करने के, दिल्ली चले जाइए। बोला आपका भाई जब बाहर नौकरी कर सकता तो बोला आप क्यों नहीं कर सकते? बोला मैं जब मैं यहाँ 13 सालों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, बोला प्रोजेक्ट बंद होने वाला है तो प्रोजेक्ट बंद होने वाला, बंद करो ना, आज ही बंद करो ना इसको, आज ही बंद करो ना इसको। आपने चिंदी चोरी से कार्यों को अंदर कैसे बुलाया? उनका क्या कहना है कि प्रोजेक्ट बंद होने वाला है? प्रोजेक्ट बंद हो रहा, 2 साल से बोले प्रोजेक्ट बंद हो रहा। पिछले साल भी ऐसे ही किया था। पिछले साल भी 2 साल पहले लोगों को बाहर किया था, उनको भी नहीं रखा। इस साल भी बाहर किया। आप अगर बाहर ही करना था तो आपने रखा क्यों रखा? आपने बताइए ना, क्यों रखा गया है? जो हमारा ज़मीन की दूसरी जो विद्युत परियोजना है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। 7वां वेतनमान लागू करने और संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग को लेकर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों का विभागीय परिसर में कार्य बहिष्कार जारी है। कर्मचारियों ने उपेक्षा करने का सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें निदेशक द्वारा केवल आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है, इसीलिए मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। विभागीय संविदा के लिए और 7वें वेतनमान के लिए जितने भी जिला सैनिक बोर्ड में जितने कर्मचारी हैं सभी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नियम के अधीन ये इनकी नियुक्ति है और उनके नियम के अधीन ये काम करते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की नियमावली में कहीं नहीं लिखा है कि कर्मचारी जो है आउटसोर्स से लिए जाएं या उपनल से लिए जाएं, और जो हमारी फंडिंग है वो 75% केंद्रीय सैनिक बोर्ड से है, जिसका कि सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है। उपनल को जो है टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया हर साल जा रहा है। जो हमारे जो पूर्व सैनिक और जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते हैं और वो बैरंग वापस लौट जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, ये चेताना है अपने निदेशालय को, क्योंकि इसमें शासन। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पूर्व मंत्री तिलकराज बेहल ने कांग्रेस का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नगर के पत्रकारों को पहली बार संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को गतिमान करना, कार्यकर्ताओं के मतभेद दूर करना, सबको एकजुट करके आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराना उनकी प्राथमिकता है। अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित वार्ता में बेहल ने कहा कि बीते लगभग 10 साल से वो एक सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पार्टी ने उन्हें ये पद देकर आम कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, जिसके लिए वो राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आभारी हैं। बेहल ने ये भी बताया कि हरिद्वार की 11, देहरादून की 6 और उधम सिंह नगर की सभी 9 विधानसभा समेत उन्हें कुल 26 विधानसभा सीटों का दायित्व मिला है। यहाँ जीत दर्ज करने के लिए वो इन सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बूथ लेवल पर कांग्रेस को सशक्त करेंगे। उसमें मुझे भी 26 विधानसभाओं का दायित्व दिया गया, इंचार्ज बनाया गया। इसमें से 9 विधानसभाएं उधम सिंह नगर की हैं, 11 विधानसभाएं। बदलते मौसम में डेंगू महामारी की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर लालकुआं में मलेरिया विभाग की टीम ने नगर पंचायत के साथ में मिलकर संयुक्त रूप से डेंगू की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टायर की दुकानों में रखे टायरों में इकट्ठे पानी को जमा न करने की हिदायत दे दी गई है। साथ ही पानी में इकट्ठे लार्वा की जांच करते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है। और वहीं जिला डेंगू विभाग ने मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए कूलर, गमले, बर्तनों में पानी जमा न करने की हिदायत देते हुए डेंगू से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए उससे होने वाली हानि और उसके लक्षणों के प्रति लोगों को जागरूक किया। पहले आपको बताया था, जैसे डीएम साहब ने मीटिंग में कहा था कि महीने में 2 दिन 15 तारीख और 30 तारीख को संयुक्त अभियान नगर पंचायत के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर इनके साथ स्वास्थ्य सामूहिक जन जागरूक अभियान चलेगा। अवेयरनेस करना है और जहाँ पे टायर हैं, कूलर हैं, टंकियाँ हैं, उनको उसमें कहीं लार्वा तो नहीं बन रहा है। अगर लार्वा बन रहा है तो उसमें दवा डलवानी है और उसकी साफ सफाई करवानी है। निर्देश जहाँ जहाँ गए, अगर हमें जहाँ लगा कि यहाँ टायर में पानी है, कहीं बाल्टियों में, गमलों में पानी है, कि आप सप्ताह में एक बार इसे सफाई करके इसको एक बार। रुड़की में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 18+ और 45+ आयु वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। और आपको ये भी बता दें कि पंजाब कल्याण महासभा द्वारा रुड़की के रामनगर में लगातार वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। आज पंजाबी कल्याण महासभा द्वारा ये 25वां वैक्सीनेशन कैंप है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष संजय अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके द्वारा लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और अब तक वो 5,500 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। आज ही हमारा 25वां कैंप है और 45+ और 18+ की दोनों डोज हमारे पास हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। कोविशील्ड आज हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। और हमारे जो संगठन है पंजाबी कल्याण महासभा, टीम जीवन, रुड़की विकास मंच और समर्पण जन कल्याण समिति,
इनकी पूरी टीम का सहयोग हमें यहाँ इस कैंप में मिल रहा है और उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग भी हमें यहाँ पूरा मिल रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस महामारी में जो उन्होंने वैक्सीन हम लोगों को यहाँ उपलब्ध कराई है और इस महामारी से बचने का जो हमें उपाय ये दिया है वैक्सीन का, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी जगह जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ 1200, 1400, 1800 रुपये में वैक्सीन लग रही थी, आज हमारे यहाँ वो फ्री में सब उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमने 30 मई से स्टार्ट कराया था और ये अब लगभग 30 ही आज है, तो ये हमें 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने में हमने 25 कैंप यहाँ रुड़की में लगाए हैं। लगभग 5,500 लोगों को हम वैक्सीन लगवा चुके हैं और अभियान ये चलता रहेगा जब तक। उत्तराखंड के विकास नगर के सेलाकुई थाना क्षेत्र अंतर्गत बायाखाल कॉलोनी में ही पीआरडी के जवान को अवैध वसूली करनी पड़ गई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में कई स्थानों पर नए भवनों का निर्माण चल रहा है, जिसके चलते पीआरडी जवान अलग अलग मकान मालिकों से मकान निर्माण के नक्शे चेक करवाने के नाम पर फर्जी तरीके से अपने को MDDA का कर्मचारी बताकर धमकी से 5,000 रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। वहीं जब ग्रामीणों को ये जानकारी हुई, अवैध वसूली का शक हुआ, तो ग्रामीणों ने पीआरडी जवान को दबोच लिया और उसकी वीडियो बनाकर पुलिस के हवाले कर दी। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ और नरकोटा में रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के लिए नासूर बन गया है। बरसाती सीजन शुरू होने को लेकर अब तक सिरोबगढ़ और नरकोटा में लगातार भूस्खलन जारी है। हाईवे के दोनों जगहों पर बंद होने से ज़्यादा दिक्कतें मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने में हो रही हैं, जबकि आवश्यक सामग्री से लदे जितने भी वाहन हैं वहां पर कई दिनों तक हाईवे पर ही फंसने से दोनों जिलों में सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही लगातार जारी भूस्खलन से बोल्डर और मलबे की चपेट में आने से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। 1 महीने के भीतर नरकोटा में एक मैक्स वाहन, 2 JCB मशीन समेत कई दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 1109। अच्छा, तो कब से फंसे हैं यहाँ? आज तीसरा दिन है जी। क्या क्या सामान है? लिकर है जी आर्मी की। अभी स्थिति क्या है? खुल जाएगी बता रहे हैं? अभी आज ही आए हैं जी। आज ही आए हैं। अच्छा, खाना खूने का है कोई इंतजाम? खाने का यहाँ है, उसी के बेचारे की वजह से टिके हुए सब। नहीं होगा तो फिर तो हथियार डाल देंगे। दुकानदार के फोन आ रहे, मेरी सब्जी सारी सड़ गई है, वो भी था, टमाटर था, फूलगोभी का टमाटर सब सड़ गया है, थोड़ा लौकी बची हुई है और बंद गोभी सारी सड़ गई है, सेब की पेटी जल रही हुई है और केला कूला सब फेंक दिया मैंने। सामने देखने वाली बात है। अभी से क्या बोल सकता हूँ, कोई राजी नहीं। यहाँ पे एसएम साहब है, उनको हाथ किया, वो भी वापस फोटो खींच के चले गए। NS वाला साहब आए, बड़े साहब, छोटे, एक जी साहब बेचारे रात तक रहे वो यहाँ पे, उनको किसी ने सुनी नहीं। वो बेचारे मजबूत थे, वो बहुत मेहनत की उन्होंने और उनकी किसी ने नहीं सुनी, ना तो JCB वाले ने सुनी, ना कोकलेन वाले ने सुनी, ना किसी ने सुनी। वो सीधे साधे बेचारे बोलते गए पर वो सुने नहीं। अभी भी कोई स्थिति नहीं है। और देखो वो तो एक JCB जो ठेकेदार का है कोकलैंड, वो तो काम करने को राजी नहीं है। अच्छा। कल से 11 बजे से एक पत्थर नहीं गिरा, उसने काम शुरू नहीं किया। और अभी भी बड़ी मुश्किल से आ रहा हो, 1 घंटा रेस्ट करके, जबकि वो बेचारा दोनों लगे हुए थे। दूसरा कोकलैंड है, उसने काम किया और वो उम्मीद है कि दूसरा कोकलैंड वाला काम करेगा। और 1-2 कल JCB भेजी, वो भी रात को वापस चली गई। एक काम नहीं किया, तेल नहीं हमारे पास, तेल नहीं था, क्यों आया भाई। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।